ये आप पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले, रेसिस्टर के बारे में, रेसिस्टेंस के बारे में, सीरीज, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिवाइडर। पोटेंशियल डिवाइडर एक नया टर्म आया है, इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, क्या सीखेंगे इस क्लास के अंत तक? स्टेट दैट अ पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ रेसिस्टर्स और अ वेरिएबल रेसिस्टर कनेक्टेड अक्रॉस अ पावर सप्लाई, carry out calculations involving potential difference and resistance in a potential divider। ये सब हम सीखने वाले हैं। जो भी जिसको भी बोलना है वो चैट में अपना लिख सकता है, हैंड राइज वगैरह ना करे। आगे हम लोग सामने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। ये क्वेश्चन बस ऐसे ही आपको जांच करने के लिए, तो आप अपने बता ही सकते हो आप कि यहाँ पे एक सर्किट दिया गया है जिसमें आपको कंपोनेंट के नाम बताने हैं और व्हाट टाइप ऑफ सर्किट इज दिस, किस टाइप का सर्किट है ये कमेंट सेक्शन में या फिर चैट में आपको बताना है। ठीक है, तो कैसा सर्किट है मैं नहीं बता रहा और आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन आपके सामने दूसरा एक और है जो सोचने के लिए है आपका, जो पढ़ने वाले हैं इस चीज को पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में सवाल आता है कि हमने 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया है, दो रेसिस्टेंस है, ऑब्वियस बात है, ये सीरीज में कनेक्टेड है, दोनों से अलग अलग वोल्ट मीटर लगा हुआ है, एक से V1 लगा हुआ है, एक से V2 लगा हुआ है, दोनों रेसिस्टेंस सेम है, 10 ओम का ही दोनों रेसिस्टेंस है, बैटरी एक ही है 6 वोल्ट का। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि V1 और V2 का रीडिंग क्या क्या आएगा, V1 और V2 का रीडिंग अलग अलग क्या क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो बताइए इसको जरा कैसे पता लगेगा। तो ये बता सकते हो तो ठीक है, नहीं बता सकते हो तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, सप्लाई वोल्टेज होगा 10 वोल्ट कर देंगे तो V1 V2 क्या होगा, अगर सप्लाई वोल्टेज को 5 वोल्ट कर देंगे तो V1 V2 क्या होगा। ये सब आपके सामने क्वेश्चन है, ऐसे दिमाग में सवाल उठता होगा आपके कि दो रेसिस्टर अगर सीरीज में लगा हुआ है तो क्या दोनों के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहेगा, सेम रहेगा, कितना रहेगा, क्या वो बैटरी के पोटेंशियल ड्रॉप 5 वोल्ट के बराबर रहेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं, उसको कैसे सोल्व करेंगे वही हमको देखना है। जैसे 6 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है तो क्या आएगा, इस सारे सवालों का जवाब हम लोग आज जानेंगे। A series circuit with two resistors and a power supply is known as a potential divider। तो पोटेंशियल डिवाइडर जो हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है, जो बुक में आपका इसका नाम नहीं है पर इसके क्वेश्चंस आते हैं, मैंने दिया भी है, ठीक है, पूछा भी था बच्चे ने, ठीक है, उसको बताया भी गया था तो उसको भी जान लेते हैं। तो नाम देकर तो आपको ये नहीं पढ़ना है, पर आपको ये सब चीजें जानना है, 10th के सिलेबस में ये है, ठीक है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ 10th का सिलेबस है। पोटेंशियल डिवाइडर देखो कोई इंस्ट्रूमेंट्स भी तो है ही, ये इंस्ट्रूमेंट तो है ही, पर इसका इस्तेमाल क्वेश्चन जवाब बनाने में भी होता है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं क्या है पोटेंशियल डिवाइडर। तो देखिए व्हाई इज इट कॉल्ड पोटेंशियल डिवाइडर, क्यों इस सिस्टम को हम पोटेंशियल डिवाइडर कह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आगे चलते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सप्लाई इज डिवाइडेड बिटवीन द टू रेसिस्टर्स। जो दो रेसिस्टर्स हमने लगा रखा था उसके बीच पोटेंशियल ड्रॉप जो बैटरी ने क्रिएट किया था वो डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए इसको हम पोटेंशियल डिवाइडर कर रहे हैं सिस्टम को। किसका पोटेंशियल क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, इस तरह से एक क्वेश्चन आपको आया था करंट डिवाइडर के बारे में, उसी प्रकार से पोटेंशियल डिवाइडर भी होता है। ठीक है, तो ये जो गर्ल्स अगर कोई है तो वो रिया राज को मैसेज कर देगी, वही क्वेश्चन पूछ रही थी ये करंट डिवाइडर के बारे में, तो उसको एक और चीज पता होना चाहिए कि पोटेंशियल डिवाइडर भी होता है। ठीक है, वो अभी शायद पार्टिसिपेट नहीं किए तो उसको मैसेज कर देना, कॉल करके बता देना। ठीक है, जो भी कोई गर्ल्स होगी वो उसको मैसेज या कॉल करके बता दो तो जल्दी से ज्वाइन कर ले। बाकी रिकॉर्ड जो लोग मिस कर देंगे वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सप्लाई इज डिवाइडेड बिटवीन टू रेसिस्टर, इसलिए इसको हम इस सिस्टम को अरेंजमेंट को हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिवाइडर कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। when the two resistors are identical, अगर दोनों रेसिस्टर सेम हो, देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैंने दिया उसमें सब में क्या था, रेसिस्टर सेम था, that is have the same value of resistance, अगर रेसिस्टर सेम है यानी कि दोनों का रेसिस्टेंस वैल्यू क्या है, सेम है, the potential difference is split equally, अगर ऐसा है तो पोटेंशियल ड्रॉप स्प्लिट कर जाएगा इक्वली, यानी कि आपके बैटरी में जितना पोटेंशियल है वो दोनों रेसिस्टर में इक्वली इक्वली बढ़ जाएगा। पोटेंशियल डिवाइडर इसी प्रकार से काम करता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेट पोटेंशियल डिवाइडर्स कैसे काम करता है उसको देखते हैं। जैसे ये है पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट्स। A potential divider consists of two devices, usually resistors, दो रेसिस्टर्स होते हैं कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, दो एग्जांपल आपके सामने लिया हुआ है, एक एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि दोनों रेसिस्टेंस सेम है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस सेम है, पर जरूरी नहीं कि सेम रहे। देखो दूसरा अरेंजमेंट जो है उसमें पोटेंस ये जो रेसिस्टेंस है वो अलग अलग है।
ठीक है। पोटेंशियल डिवाइडर में क्या होता है, एक बैटरी सप्लाई होता है और दो रेसिस्टेंस होते हैं, ठीक है। दोनों रेसिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल जो होता है वो डिवाइड हो जाता है, तीन जो है तीनों के क्रॉस हो जाएगा, चार रहेगा चारों के क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से रहता है। नेक्स्ट हम जानते हैं the current in each resistor is called using Ohm's law, calculated using Ohm's law. The current in each resistor, जो दो resistor उसमें हमको करंट निकालना है, ठीक है। तो करंट हम निकाल सकते हैं ओम्स लॉ के अनुसार, ठीक है। क्या ओम्स लॉ होता है, I इक्वल टू V बाई आर, ये होता है ओम्स लॉ। तो हम लोग अगर I1 निकालना चाहते हैं, I1 क्या है, रेसिस्टेंस जो R1 है उसमें फ्लो होने वाला करंट, ठीक है। तो I1 इक्वल टू क्या होगा, V1 बाई R1। अगर कोई वन रेसिस्टेंस है, किसी रेसिस्टेंस का नाम 1 है, उसके क्रॉस अगर हम करंट निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, V1 बाई R1, V1 बाई यानी कि उसी के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप और उसी का रेसिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट, इट सेज दैट सेम थ्रू आउट द सर्किट। जो करंट की बातें कर रहे हैं आप, व्हाट कैन बी से अबाउट द करंट इन अ सीरीज सर्किट। तो दोनों जो आप सीरीज में जानते हो कि सीरीज सर्किट अगर है, सीरीज कनेक्शन है, तो दोनों में जो करंट यहां से निकलेगा वही दोनों में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो करंट दोनों में सेम रहने वाला है कि नहीं। तो इसको अगर करंट को सेम है तो हम अगर करंट आगे लिखते हैं, ठीक है, तो उसको हम बराबर कर दिया, इक्वल टू I2 लिख दिया। I2 किसके बराबर है, V2 बाई R2, है कि नहीं। ध्यान से देखना, सब कुछ इसमें किया हुआ है। I1 जो है V1 बाई R1 होगा, I2 जो होगा V2 बाई R2 होगा, और I1 I2 बराबर होगा क्योंकि सीरीज सर्किट है, दोनों में करंट सेम फ्लो हो रहा है। जो इलेक्ट्रॉन एक जो निकलेगा वो दोनों से होकर ही जाएगा, तभी बैटरी तक लौट पाएगा। इसको आगे अगर हम देखें इन पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट, अब पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट में क्या होता है, ये दोनों इक्वल है, तो मैंने दोनों को I को हटा दिया, तो ये V1 R बाई R1 जो है वो V2 बाई R2 है, ये दोनों क्या है, इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो हम इसको दाएं बाएं थोड़ा करते हैं, इट दिस कैन आल्सो बी रीराइट, इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं, V1 बाई V2 इक्वल टू R1 बाई R2, ठीक है। यानी कि इसमें देखिए तो V जो है वो R के प्रोपोर्शनल है, होता भी है ओम्स लॉ से, V R के प्रोपोर्शनल किसके होता है, R के, और वही है, उसी को हमने लिखा है। यानी कि V जो होता है वो R के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, R के डायरेक्ट ओम्स लॉ में नहीं होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, लेकिन आप जानते हो V इक्वल टू I होता है ना, ओम्स लॉ जानते हो, V इक्वल टू I तो होता है, ये तो जानते हो। अगर I दोनों में सेम रहेगा, अगर I नहीं बदल रहा है और रेसिस्टेंस को तुम बदल रहे हो, तो V प्रोपोर्शनल R के नहीं हो गया क्या। तो देखो V प्रोपोर्शनल R क्या है, जिसका V ले रहे हो उसी का रेसिस्टेंस ले रहे हो, देखो दोनों में 1 1 है कि नहीं, सामने सामने। जिसका वोल्टेज ले रहे हो उसी का रेसिस्टेंस आ रहा है, जिसका आप वोल्टेज ले रहे हो उसी का रेसिस्टेंस आ रहा है। ये अपना वीडियो सब लोग बंद करें, ठीक है, सब लोग अपना वीडियो बंद करें, वरना मैं तो बंद कर ही दूंगा तुम लोगों का वीडियो, ठीक है। V1 और V2 आप समझ गए। तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना जिसका ज्यादा रेसिस्टेंस होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी उतना ही ज्यादा आने वाला है, क्लियर है। जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जितना जितना जिसके जितना रेसिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। करंट दोनों में सेम ही चलना है, अगर करंट सेम रहेगा तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस के, जैसे जैसे आप रेसिस्टेंस बढ़ाओगे वोल्टेज भी उसके अक्रॉस उतना ही बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो बैटरी का वोल्टेज उससे थोड़ा ना बढ़ जाएगा, समझ रहे हो, बैटरी का वोल्टेज जितना है उससे ज्यादा थोड़ा ना बढ़ जाएगा वो। तो सप्लाई वोल्टेज है वही वोल्टेज, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उस पर ज्यादा रहेगा, जिसका रेजिस्टेंस कम है उस पर कम रहेगा। इस चीज को भी समझना है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है, इफ द रेसिस्टेंस ऑफ वन रेसिस्टर इज इंक्रीज, अगर दो रेसिस्टेंस था जो पोटेंशियल डिवाइडर में हम लोग देख रहे थे, उसमें से एक रेसिस्टेंस को हम बढ़ा दें, तो वोल्टेज अक्रॉस दिस रेसिस्टर विल आल्सो इंक्रीज, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है वो भी बढ़ जाएगा। दिस मींस, इसका मतलब है कि अदर वोल्टेज मस्ट बी डिक्रीज, जो अदर रेसिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो घट जाएगा, क्योंकि नेट जो वोल्टेज है वो बैटरी के सप्लाई वोल्टेज के बराबर ही रहना है। समझ में आया। हाथ पैर नहीं उठाओ, जो भी क्वेश्चन पूछना है वो आप मुझे मैसेज में बोल सकते हो, क्योंकि सुनने का मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप लोग जो बोलना है आप लोगों को वो मैसेज में बोल सकते हो, ठीक है। तो चलिए चैट में बहुत बता सकते हो, कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो आप चैट में बता सकते हो।
कमेंट सेक्शन। आगे चलते हैं। देखिए पोटेंशियल डिवाइडर क्या है, तो इससे हमें ज्ञान मिला, जो हमें ऊपर मिला उससे, उसी से जब ये मिला है ना, इससे आप मैथमेटिकल इक्वेशन ड्राइव कर सकते हो। ये मिला है ना, इसको आप मैथमेटिकल इक्वेशन में ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में ड्राइव करके तुम दूसरे फॉर्मूला तक पहुंच सकते हो, अगर तुम मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत आती है तो। ठीक है, मैथमेटिक्स अगर थोड़ा बहुत में आती है तो जानते हो कि V1 प्लस V2 क्या होगा। V1 प्लस V2 दोनों मिलकर बैटरी के वोल्टेज ज्यादा थोड़ा ना हो जाएगा, सप्लाई वोल्टेज से VS होने वाला है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप x मान लो। ठीक है, x मान लो, या फिर इसी से आप V1 V2 में एक दूसरे से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे आप लोग तो तुम्हें निकल के आएगा। यहाँ से मैथमेटिक्स सोल्व कीजिए, यहाँ से आपको निकल के आएगा। ठीक है, क्या निकल के आएगा, ये इक्वेशन बन के आएगा। अगर आपसे बन पा रहा है, मैथमेटिकल डेरिवेशन हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं हो रहा है तो याद कर लीजिए। ठीक है, मैथमेटिक्स पढ़ाना तो हमारा काम है नहीं, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला ये पढ़ना है। पोटेंशियल डिवाइडर कैसे प्रकार से काम कर रहा है देख रहे हो, V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, R की, R1 के। और टोटल सप्लाई वोल्टेज जो है वो कितने पे आ रहा है, दोनों रेसिस्टेंस को जोड़कर, सीरीज में है ना रेसिस्टेंस, सीरीज में तो सिंपली दोनों रेसिस्टेंस को जोड़ दिए हैं, और जो टोटल मान लीजिए टोटल वोल्टेज VS है। ठीक है, VS वोल्टेज टोटल वोल्टेज है, ये दोनों रेसिस्टेंस पे आ रहा है, V1 प्लस V2 पे, R1 प्लस R2, तो ये करंट निकल गया। अरे क्या निकला, करंट निकल गया ना, टोटल वोल्टेज ऊपर है सप्लाई वोल्टेज और नीचे टोटल रेसिस्टेंस है, तो ये मेन सर्किट में फ्लो वाला करंट निकल गया। और इस करंट को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें रेसिस्टेंस से, R1 रेसिस्टेंस से, तो ये R1 रेसिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकल गया कि नहीं निकल गया। तो मैथमेटिक्स सोल्व करके ही कर सकते हो, या फिजिक्स अगर आपको समझ में आता है तो फिजिक्स से भी बना सकते हो। क्योंकि ये हमने क्या निकाला, भी सप्लाई वोल्टेज है, उसको अगर हमने पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया तो हमारा क्या निकल के आ गया, हमारा करंट फ्लो निकल के आ गया, सर्किट में कितना करंट फ्लो रहा वो निकल के आ गया। और उसको अगर हम रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर हम उसको रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकल के आ जाएगा, तो वो निकल के आ गया पहला में। सेकंड में भी आपको वही निकल के आ गया। सेकंड में देखिए मैंने क्या किया है, सेकंड रेजिस्टेंस के पोटेंशियल ड्रॉप निकाला, तो इसमें बस सेकंड रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी चीजें तो करंट है, सेकंड फ्लोर वाला पूरा करंट है। ठीक है, उसी फॉर्मूले को इस ढंग से लिख दिया, नीचे लिख दिया टोटल, आर टोटल यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये भी लिखा हुआ है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। इसको नोट डाउन कर लीजिए, जिसके पास नहीं है वो नोट डाउन कर ले। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे जैसे लेना ले लें, वो नोट डाउन कर लीजिए इसका। तो व्हाट डू द सिंबल में, सिंबल का मतलब क्या है तो वो तो समझ ही रहे हो। V1 क्या है, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस R, V2 क्या है, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस R2, VS क्या है, सप्लाई वोल्टेज, और RT क्या है, टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, लुक अगेन एट द वर्कशीट, जो वर्कशीट जो शुरू में क्वेश्चन आपको दिया गया तो उसको फिर से देखना है आपको। यूज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट V1 एंड V2 फॉर द ईच रेजिस्टेंस सर्किट। तो आपको जितने भी सर्किट उसमें V1 V2 निकालना था ना, क्वेश्चन दिया था मैंने स्टार्टिंग में, उसको निकालना है। द आंसर found using the formula match the value measured using the voltmeter। वोल्टमीटर से भी आप निकाल सकते हो, तो एक्सपेरिमेंट करके भी निकाल सकते हो, या फिर फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हो, फॉर्मूला वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन था, चलो क्वेश्चन पे पहुंचते हैं फिर से। ये क्वेश्चन था आपका, ये सब क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, कहा था 6 वोल्ट का बैटरी है। ठीक है, और आपको दो रेजिस्टेंस कनेक्ट है, R1 और R2 दोनों सेम ही है, तो ये आपको पोटेंशियल निकालना था। तो आपको V1 निकालना, अगर इसके क्रॉस इसको मैं 1 मान लूं और इसको 2 मान लूं, तो V1 निकालना तो क्या करना पड़ेगा, V1 निकालना है तो R1 रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो R1 बाई R1 प्लस R2 इनटू टोटल पोटेंशियल V। ठीक है, तो ये R1 कितना है, 10 है, नीचे कितना है, 20 है, और वोल्टेज कितना है, 6 है, 2 बार में कट गया, और दूसरा 6 कट गया 3 बार में, कितना आ गया, 3 वोल्ट इसके क्रॉस, और सेम तरीके से निकालोगे 3 वोल्ट इसके क्रॉस, क्योंकि दोनों देख ही रहे हो कि सेम से वायर 6 वोल्ट का है, आधा इसको भाई 3 वोल्ट इसको मिला तो बाकी जो बचेगा इसको मिलेगा। ठीक है, तो इक्वल रहेगा तो ऐसे भी नहीं निकालना है, आधा आधा बढ़ जाता है, अरे दोनों बराबर ताकतवर है तो आधा आधा बांटेगा ना,
समझ में आ गई बात। सेम जैसे 10 वोल्ट का तो बनाने की जरूरत भी नहीं है, आप बना के भी देख सकते हो। 10 वोल्ट का है, ठीक है, तो दोनों रेसिस्टेंस सेम सेम है, तो 5-5 वोल्ट बढ़ जाएगा, 5 वोल्ट इसमें 5 वोल्ट इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 5 वोल्ट वाला कर लिया ना, 10 वोल्ट वाला कर लिया, 5 वोल्ट कर रहा है तो ये भी आधा आधा बढ़ जाएगा, ये 2.5 वोल्ट इसके पास चला जाएगा और 2.5 वोल्ट इसके पास चला जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट 6 वोल्ट का है तो 3 वोल्ट इसके पास चला जाएगा, 3 वोल्ट इसके पास चला जाएगा, सिंपल। सॉरी यहाँ पे नहीं जाएगा ना, यहाँ पे रेसिस्टेंस सेम थोड़ा ना है, यहाँ पे ध्यान रखिए रेसिस्टेंस यहाँ पे सेम नहीं है, तो फॉर्मूला ऐसे नहीं लगेगा, फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग V1 निकालना चाहते हैं, तो मैं इसको 1 रेसिस्टेंस मान लेता हूँ, इसको 2 रेसिस्टेंस मान लेता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा R1 बाई R1 प्लस R2 इंटू V जो सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है। तो वैल्यू लिख लो, R1 कितना है 5 है, नीचे दोनों को रेसिस्टेंस जोड़ोगे कितना आएगा 15 इंटू 6, 5 या 15, 3 दूनी 6, तो ये कितना आया 2 वोल्ट, ठीक है। और ये कितना आएगा 6 में से 4 वोल्ट ये आएगा, 4 वोल्ट ये आएगा। तुम निकाल भी सकते हो V2 निकाल भी सकते हो इस फॉर्मूले से, तुम लोग खुद से कर लेना, R2 बाई R1 प्लस R2, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें भी, तो आपको 4 वोल्ट निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देख भी सकते हो कि भैया 2 इसके पास जाएगा और 4 इसके पास जाएगा, सिंपल। देखो इतना मेहनत नहीं भी कर सकता तो मैं शॉर्टकट बता देता हूँ, अगर इतना तुम फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते तो मैं शॉर्टकट बता देता हूँ, मेरे पास सब चीज का शॉर्टकट रहता है। क्या शॉर्टकट है भाई, तो मैंने बताया ना जो ताकतवर रहेगा वो ज्यादा वोल्टेज लेगा, देखो चार्ज ताकतवर ज्यादा वोल्टेज लिया हुआ कि नहीं, और कितना ज्यादा वोल्टेज लेगा, तो भाई जितना ज्यादा ताकतवर उतना ज्यादा वोल्टेज लेगा। ये 5 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट है, उससे ज्यादा ताकतवर है कि नहीं, डबल ज्यादा ताकतवर है, तो डबल ज्यादा वोल्टेज लिया है, 2 वोल्ट लिया है, ये 4 वोल्ट लिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे शॉर्ट में, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तुम चाहते हो ऐसा ऐसा कैलकुलेशन वगैरह ना करें, कंपैरेटिव एग्जाम में जल्दी से क्वेश्चन करें, 1 मिनट में क्वेश्चन शुरू कर लें, कैसे बनेगा ये भाई, ये लेगा मान लिया था x लेगा तो उसका डबल ये वोल्टेज लेगा, डबल ताकतवर है ना, तो x ये लेगा 2x ये लेगा, और ये कितने के बराबर है 6 के बराबर होगा, क्योंकि टोटल कितना है 6 ही है ना, तो 3x कितना हो गया 3x इक्वल टू 6 हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया, तो x यहाँ पर 2 लिख दो और 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 बन गया। तो शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, रेशियो में बढ़ता है, तो सिंपल मैथमेटिक्स और सिंपल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, इसमें फिजिक्स जैसा कुछ नहीं, फिजिक्स में डेरिवेशन बस मैंने कर दिया, मैंने बता दिया प्रोपोर्शनल होता है, बस प्रोपोर्शनल होता है इतना बता दिया गया ना, तो प्रोपोर्शनलिटी वाला मैथ का इक्वेशन लग जाएगा, मैथ मजबूत है पढ़ से कर लोगे तो, ठीक है। मैथ अगर नहीं मजबूत है तो बस ऐसे ही तारे गिनते रहो। तो ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, ठीक है, ये सब हमने कर लिया, पोटेंशियल डिवाइडर देख लिया कैसे कैसे गया था, ठीक है, ये सब हम लोगों ने देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी समझ लिया। अब हमको पोटेंशियोमीटर पढ़ना है। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, तो पोटेंशियोमीटर एक्चुअली ये डिवाइस के बारे में डिटेल में आप लोगों को 10th में नहीं पढ़ना है, नाम जान लिए बहुत है, तो 11th में सॉरी 12th में पढ़ना है पोटेंशियोमीटर को डिटेल में, उसको पूरा एक पेज ही लिखा रखा है एनसीईआरटी में पोटेंशियोमीटर। तो मैं हल्का फुल्का इसके बारे में बता देता हूँ, कहीं गलती से नाम वाम आ गया आपके बुक वगैरह में या फिर आपको एग्जाम वगैरह में, तो आप उसको छोड़ मत देना। क्या है पोटेंशियोमीटर, तो द पोटेंशियोमीटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वोल्टेज डिवाइडर, तो पोटेंशियोमीटर और कुछ नहीं है, वोल्टेज डिवाइडर ही है, ये वोल्टेज को डिवाइड करता है, ठीक है। तो इट इज वेरिएबल रेसिस्टर विथ अ शील्डिंग कॉन्टैक्ट, ठीक है। क्या होता है वो तो देखोगे तभी पता लगेगा, ठीक है। करता क्या होता है बस सिंपली हम लोग जान देते हैं शॉर्टकट में, व्हाट रेंज ऑफ आउटपुट इज इट पॉसिबल टू ऑब्टेन फ्रॉम द पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर से हम कितना आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर से जीरो से लेकर जीरो वोल्टेज लेकर जितना वोल्टेज का सोर्स बैटरी तुमने लगा रखा है, ऐसे बैटरी लगा रखा था ना तुमने, पोटेंशियल डिवाइडर में बैटरी लगाते हो ना, तो जीरो से लेकर जहां तक का मैक्सिमम वोल्टेज लगा रखा वहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस हम ला सकते हैं आइडियल पोटेंशियोमीटर में, ठीक है। ये पोटेंशियोमीटर का एक बहुत बड़ा बढ़िया चीज है,
0 वोल्ट से लेकर हम लोग वहां तक ला सकते हैं जहां तक का बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। हर जितना भी फ्रैक्शन का फ्रैक्शन, जितना भी उसको डिवाइड कर सकते हैं, जितना छोटा छोटा, वो सारा चीज पॉसिबल है पोटेंशियोमीटर में, ठीक है। तो इतना ही जानते हैं, ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक क्यों चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ना इलेक्ट्रिक एनर्जी, पावर, वोल्टेज, करंट, रेसिस्टेंस, ठीक है। ये सब मेन टर्म्स होंगे जिसके बारे में हम जानेंगे। जनरली तो पावर के बारे में जानेंगे, रेसिस्टेंस वगैरह तो हम लोग जानते ही हैं पहले से, ठीक है। तो पावर के बारे में जानेंगे। इसको चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग क्या क्या सीखेंगे। State that when there is an electric current in a component, there is an energy transformation and give some examples. State the relationship between energy and power. Carry out calculation using equal to P into T, power into time. State that in a lamp, electrical energy is transformed into heat and light. ठीक है। State that the energy transformation in an electrical heaters occurs in the resistance wire. ये मैंने पहले भी ये स्लाइड दिखाया था आप लोगों को, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज वोल्टेज, व्हाट इज वोल्ट, ठीक है। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी मैं बता रखा हूँ। व्हाट इज वोल्टेज, तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बता रखा था। वोल्टेज क्या है, तो दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वोल्टेज ऑफ अ बैटरी इज मेजर ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी गिवन टू 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द बैटरी। ये सब मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ये बैटरी वाला भी पहले मैं बता चुका हूँ, ठीक है। व्हाट इज द एनर्जी चेंज व्हिच टेक प्लेस इन अ बैटरी। बैटरी में क्या होता है, बैटरी में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, यही बताया हुआ आप लोगों को। व्हेन अ बैटरी इज इन अ सर्किट, जब एक बैटरी सर्किट में होता है तो क्या करता है, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कैरिड बाय द इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव अराउंड द सर्किट, ठीक है। इट कन्वर्ट्स इनटू द अदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी। ये सारा चीज बताया हुआ, ये बल्ब वाला फोटो भी बताया हुआ आप लोगों को, ये वीडियो आपको डला हुआ होगा यूट्यूब पे। If there is a bulb in the circuit, it is converted from, ये एनर्जी को किस फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिलामेंट बल्ब के बारे में देखते हैं। ये बल्ब जो आप लोगों को अवेलेबल नहीं होता है, आपके घर में दूसरा बल्ब लगा होता है, पर इस बल्ब के बारे में हम लोगों को थोड़ा सा स्टडी करना है। इसमें क्या होता है, तो ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये क्या है, इसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। तो फिलामेंट फिलामेंट पढ़े तो फिलामेंट होता क्या है, उसको जरा देख लीजिए। फिलामेंट किस चीज का होता है, ये पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। टंगस्टन वायर का होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये क्या है, ये है ग्लास शील्ड, जो ऊपर से ग्लासिंग दिख रहा है तो वो ग्लास शील्ड है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन है कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आ गया है आपका, टंगस्टन के बारे में लिखा हुआ है, देखो काम कैसे करता है बताया हुआ है में। टंगस्टन जो कि मेटल है, फिलामेंट बिकम्स सो हॉट इट ग्लोज, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होता है, जिसमें हीटिंग इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट के कारण वो ग्लो करने लगता है गर्म हो के, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, 10 मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो मैं फिर से आपको आईडी भेजूंगा, जरूरत पड़ेगा तो, ठीक है। व्हाई इज नॉट ऑक्सीजन यूज इनसाइड द बल्ब। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आप जानते हो कि बल्ब के अंदर कौन सा गैस भरा होता है, लेकिन आपसे ये भी सवाल पूछा गया कि भैया ऑक्सीजन क्यों नहीं भरते। तो इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है। चैट में बताइए, जिसको चैट में बताना है चैट में बताएं, वो कमेंट में बताना है। जो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट बताइए। आगे देखते हैं कुछ और जानकारियां फिलामेंट बल्ब के बारे में। इलेक्ट्रिकल करंट पासेस थ्रू द रेसिस्टेंस वायर व्हिच इज मेड ऑफ टंगस्टन, होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चेंज इनटू हीट एनर्जी। टंगस्टन वायर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। एंड द वायर ग्लोज व्हाइट हॉट, और इसके बाद वो वायर गर्म होता है, गर्म होकर वह व्हाइट हॉट हो जाता है, पूरा गर्म होकर एकदम उजला हो जाता है, और उसके बाद रोशनी करता है। ये फिलामेंट बल्ब प्रोड्यूस बोथ हीट एंड लाइट, और इसी कारण वो हीट प्रोड्यूस करता है और लाइट भी प्रोड्यूस करता है। हीट में बहुत ज्यादा एनर्जी जाया करता है, इसलिए हम लोग बल्ब लगाते हैं लाइट पैदा करने के लिए ना, और ये हीट पैदा करता है जो कि हमको नहीं चाहिए, ठीक है। कौन चाहता है लाइट हीट, तो हमें हीट नहीं चाहिए बल्ब से, तो बल्ब गर्म हो जाता है। इसी कारण है कि हम लोग इस बल्ब को हटा के दूसरे बल्ब लगा दिए, क्योंकि ये हीटिंग ज्यादा देता है, हीटिंग में एनर्जी लॉस हो रहा है ना। देखो एक और चीज है आपके पास सामने, इन एन इलेक्ट्रिकल फायर एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम, इलेक्ट्रिकल फायर, जहां पे इलेक्ट्रिकल फायर लगाते हो, इलेक्ट्रिकल फायर मतलब बहुत जगह पे इलेक्ट्रिकल फायर आप लोगों को देख, जैसे कि ठंडे इलाकों में अगर आप जाओगे विदेशों में जहाँ ठंडे इलाके हैं, वहां पे आपके इलेक्ट्रिकल फायर मतलब समझ लो कि हीटर की बात समझ लो, अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो तो। उसमें क्या होता है, किस एनर्जी से किस एनर्जी चेंज होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हो जाता है, ठीक है।
आगे हम लोग को पढ़ना है रेसिस्टेंस इन अ वायर। रेसिस्टेंस के बारे में आज एक बच्चा क्वेश्चन कहता है भारतीय द रेसिस्टेंस ऑफ वायर। देख लो रेसिस्टेंस ऑफ वायर। जो बच्चा अगर नहीं आया ना तो उसको मैसेज में बुलाओ, तो उसको तो आपने पीटेंगे। पढ़ाते वक्त गायब रहेगा, क्वेश्चन पूछता रहेगा। रेसिस्टेंस इन वायर क्या होता है, कितना मैंने पढ़ा रखा है, कितनी बार बता रखा है कि जैसे आप रोड पे चलते हो, ट्रैफिक मिलता है, दिक्कतें आती है चलने में, अरे सामने कोई आ जाएगा, दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? वो रेसिस्टेंस ही है ना। रेसिस्टेंस का हिंदी क्या होता है? नहीं तो इन लोग को हिंदी नहीं पता। रसिस्ट करना, मुश्किलें पैदा करना, रास्ते में रोड़ा लगाना, उसको कहना रसिस्ट करना। उसी से रेसिस्टेंस बना है, रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी में कौन फ्लो करता है? करंट फ्लो करता है। करंट फ्लो करता है, करंट में कौन फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज फ्लो करता है। अगर चार्ज फ्लो करेगा तो क्या उसके अंदर उसको परेशानियां नहीं पैदा होगी क्या? उसके बाकी सब इलेक्ट्रॉन से टक्कर नहीं होगा क्या? और भी जो चीजें हैं उससे, मटेरियल की उससे टकराएगा कि नहीं वो? ठीक है, तो उसको परेशानियां होगी चलने में। ठीक है, तो उसके कारण वायर में रेसिस्टेंस आएगा। भाई उससे फोर्स, भाई इलेक्ट्रॉन पर उसके बाद फोर्सेस भी तो लग रहे होंगे, और भी इलेक्ट्रॉन होंगे, और भी पार्टिकल्स होंगे, उस पर फोर्स लगा रहा होगा, जिसके कारण उसको तकलीफ हो रही होगी चलने में। दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा होगा, उसके कारण तकलीफ हो रही होगी। तो वायर की इसी प्रॉपर्टी जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने से फ्लो होने में तकलीफ पैदा करता है, रसिस्ट करता है, अपने से होकर इलेक्ट्रिसिटी को यानी कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने नहीं देना चाहता है, उसी प्रॉपर्टी को हम रेसिस्टेंस कहते हैं। समझ में आया? इसी प्रॉपर्टी, वायर की इसी प्रॉपर्टी को हम रेसिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, रेसिस्टेंस कितनी चीज पर डिपेंड करता हो तो आगे हम लोग देखेंगे। आगे लिखा हुआ है वी हैव लर्न दैट, लर्न मतलब हम लोग पढ़ लिए, व्हेन अ वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस अ लैंप द रेसिस्टेंस इंक्रीज। ठीक है, अगर हम वोल्टेज अप्लाई करते तो रेसिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, पर तुम मत लिख देना, ओम्स लॉ में जो लिखा रहता है V इक्वल टू V प्रोपोर्शनल टू I और V इक्वल टू IR और R इक्वल टू V अपॉन I, और आपसे अगर कोई कह दे कि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, तो वोल्टेज बढ़ाने पर आइडियली ओम्स लॉ में रेसिस्टेंस नहीं बढ़ने वाला, रेसिस्टेंस एक कांस्टेंट है, वो वोल्टेज और करंट पर डिपेंड नहीं करता है। वायर का रेसिस्टेंस वायर पर डिपेंड करेगा। पर यहाँ लिखा हो क्या है, मैं आगे की बातें कर रहा हूँ, आगे की बातें। आपसे कोई पूछेगा तो ये सब सही नहीं है। ठीक है, रेसिस्टेंस नहीं बदलता। पर आगे क्या होता है, आगे क्या होता है, वोल्टेज आप अप्लाई करोगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। और लैंप का, लैंप मतलब बल्ब का। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजें ऐड है तो जबरदस्ती जब कुछ पढ़ो ना तो क्लियर कट पढ़ो, आधा अधूरा ना पढ़ो। हर किसी का रेसिस्टेंस थोड़ा, तुम्हारा बार घर में रखा हुआ उसका रेसिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाएगा। रेसिस्टेंस वोल्टेज या करंट पर डिपेंड नहीं करता है, तो वायर के मटेरियल प्रॉपर्टी, टेम्परेचर इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, लेंथ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, इस पर डिपेंड करता है। वो करंट या वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता है। पर फिर भी लैंप का कैसे रेसिस्टेंस बढ़ गया ये मैं बता चुका हूँ पहले पिछले क्लासेज में। क्योंकि लैंप में फिलामेंट बल्ब होता है, वो गर्म हो जाता है, गर्म हो जाएगा तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर बदलेगा तो फिर तो बदलेगा ना। तो इनडायरेक्टली बदल रहा, डायरेक्टली नहीं बदल सकता। वोल्टेज बढ़ाने से डायरेक्टली रेसिस्टेंस नहीं बदल सकता। हाँ, वोल्टेज बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ जाए उसके बाद वो बदल जाए, वो अलग चीज है। ठीक है, तो यही है कि इंक्रीज होता है जानते हैं। तो ये पूछा है क्वेश्चन आपसे, व्हाट हैपेंड विद द टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ क्या होगा? ठीक है, टेम्परेचर तो ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा टेम्परेचर के साथ? as current passes through a resistance wire, जैसे जैसे करंट रेसिस्टेंस वायर से फ्लो होगा, the wire get hot, तो वायर क्या होगा, गर्म हो जाएगा। दिस इज हाउ इलेक्ट्रीफायर्स एंड फिलामेंट बल्ब्स वर्क। और इसी प्रिंसिपल पे कोई पूछेगा कि भैया आप बताइए कि हीटिंग इफेक्ट कहाँ का इस्तेमाल होता है, तो देखो एक दो एग्जांपल मैंने दे रखा है, बहुत सारे एग्जांपल तो मैंने दिखाई रखा है, पर यहाँ पे दो एग्जांपल के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फायर और फिलामेंट लाइट, ये जो है वो हीटिंग इफेक्ट पे ही काम करता है, लाइट की हीटिंग इफेक्ट पे ही। कैसे होता है तो बाद में पढ़ेंगे, तो एग्जांपल्स पहले देख लेते हैं। दिस इज हाउ इलेक्ट्रीफायर्स एंड फिलामेंट light works. The filament becomes hot enough to glow and emit light. वो गर्म होता है और फिर गर्म होकर emit करता है। इसके पीछे प्रिंसिपल होता है, कैसे काम करता है, अंदर इलेक्ट्रॉन वगैरह क्या होता है, ठीक है, कैसे एनर्जी रिलीज करता है, ये सब आप लोग एक्सरे वगैरह जो पूरा सब पढ़ना होगा, एटॉमिक का स्ट्रक्चर वगैरह जो पढ़ना है, न्यूक्लियस पढ़ना है, उन सब में पढ़ना है आपको। ठीक है, ये अंदर कैसे काम करता है, एक्सरे कैसे काम जनरेट होता है, गामा रे कैसे जनरेट होता है, तो डिटेल में पढ़ना है आपको पूरा। तो यहाँ पे हम लोग बस जानते हैं कि भैया ग्लो गर्म होगा तो ये लाइट इमिट करेगा, कैसे करेगा वो हम लोग नहीं जानते।
ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वगैरह पढ़ेंगे तो जानेंगे। द बार ऑफ द इलेक्ट्रीफायर इज अ लेंथ ऑफ वायर व्हिच आल्सो ग्लोज व्हेन हॉट। ठीक है, तो बार ऑफ इलेक्ट्रीफायर में कहा जा रहा है जो आपका हीटर होता है ना, इलेक्ट्रिक हीटर जिसमें खाना बनता है, जो लाल हो जाता है गर्म होके, वो से, या फिर जो आप जाड़ों में तापते हो इलेक्ट्रिक हीटर जला जला के, वही है। द बार ऑफ द इलेक्ट्रिक फायर इज अ लेंथ ऑफ वायर व्हिच आल्सो ग्लोज व्हेन हॉट। उसमें भी वायर का लेंथ होता है, कुछ वायर होते हैं वो गर्म होता है और गर्म होकर वो लाल लाल रोशनी करने लगता है। ठीक है, और वो भी हीटिंग जनरेट करता है। ये देखो, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म। ठीक है, तो कुछ आपको दे रखा है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अदर एनर्जी के फॉर्म में चेंज करता है। जैसे ये देखो, इलेक्ट्रिक कैटल पानी गर्म करने के लिए, स्टोव पे चढ़ाने के लिए। ठीक है, ये भी हीटिंग इफेक्ट का इस्तेमाल करता है। ये देखिए, ये देखिए, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये देखिए, तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, व्हाट आर द एनर्जी चेंज टेकिंग प्लेस इन दिस एप्लीकेशन, एक एक का मुझे बताना है आप लोगों को कि कौन जो है वो किस एनर्जी को किस एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, पावर एनर्जी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि अब हम लोगों का चैट डिस्कनेक्ट होने वाला है। 38 मिनट से हम लोग कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कनेक्ट होने वाले हैं, तो मैं फिर से आपको लिंक भेजूंगा। जिन लोगों पर लिंक नहीं पहुंचेगा वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेगा। ठीक है, उसको मैं लिंक भेज दूंगा, और लिंक भेज दूंगा तो वो वहां से मुझे ज्वाइन कर लेगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास होगा। ठीक है, 9472402957 लिख लीजिए। हर किसी के पास होगा, वो लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, लिख देता हूं मैं व्हाट्सएप नंबर अपना 9472402957। जिसके पास ना हो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देगा, उसको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अगले क्लास का। ठीक है, बाकी जिसने नहीं वीडियो देखा वो तो यूट्यूब पे अपलोडेड है ही, तो यूट्यूब का भी लिंक मैं शेयर करता ही रहता हूँ। ठीक है, तो वहां से भी आप जितने भी चीजें छूट गया उसको आप देख सकते हैं। चलिए, इसमें इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। फिर से नेक्स्ट डेट में कनेक्ट हुई है मुझसे। थैंक यू वेरी मच।